केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण को मंजूरी दे दी है। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर दरों को तर्कसंगत बनाने की मंत्री समूह की अंतरिम रिपोर्ट को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने भरतपुर सोनहत विधानसभा के ग्राम रजौली में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में लोगों से की मुलाकात। और देश में 197 करोड़ 46 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने फैसला किया है कि 63,000 समितियों का कंप्यूटरीकरण किया जाए। इस पर 2,516 करोड़ रुपए खर्च होंगे। देश की 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को कंप्यूटरीकरण की यानी कि कंप्यूटराइजेशन की मंजूरी दे दी गई है, जिसका उद्देश्य पैक्स की दक्षता बढ़ाना, उनके संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही को लाना और पैक्स को अपने व्यवसाय में विविधता लाने और कई गतिविधियां और सेवाओं को शुरू करने की सुविधा प्रदान करने की सहायता भी मिलेगी। इस परियोजना का कुल बजट जो खर्च होगा वो लगभग 2,516 करोड़ रुपया खर्च होगा, जिसमें से भारत सरकार 1,528 करोड़ रुपया खर्च करेगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने स्वदेश में उत्पादित क्रूड ऑयल की बिक्री को नियंत्रण मुक्त करने को भी मंजूरी दे दी है। अनुराग ठाकुर ने बताया कि इससे सभी उत्पादक कंपनियों के लिए अन्वेषण और विपणन स्वतंत्रता निश्चित होगी गई है और दोनों क्षेत्रों में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी कार्यरत हैं, एक्सप्लोरेशन में भी और प्रोडक्शन में भी। इन बदली हुई परिस्थितियों में डोमेस्टिक क्रूड ऑयल केवल सरकारी रिफाइनरीज को एलोकेट करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। ऐसा करने से क्रूड ऑयल के उत्पादकों को प्राइसिंग और मार्केटिंग रिफॉर्म्स की पूरी स्वतंत्रता होगी, पूरा फ्रीडम होगा। इससे उन्हें अधिक से अधिक क्रूड ऑयल उत्पादन के लिए प्रोत्साहन भी मिलेगा। मंत्रिमंडल को विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग पर सिंगापुर के व्यापार और उद्योग मंत्रालय और भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच हुए समझौता ज्ञापन के बारे में जानकारी दी गई। भारत के अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। निर्वाचन आयोग ने आज एक वक्तव्य में बताया कि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 5 जुलाई को अधिसूचना जारी की जाएगी। 19 जुलाई तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। 20 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा के 233 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्यों के साथ लोकसभा के 543 निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। लोकसभा के महासचिव इस चुनाव में निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभाएंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर दरों को तर्कसंगत बनाने की मंत्री समूह की अंतरिम रिपोर्ट स्वीकार कर ली है। वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई 2 दिन की बैठक में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। वित्त मंत्री ने परिषद की बैठक के बाद आज मीडिया को बैठक में हुए विचार विमर्श का ब्यौरा दिया। The 4 GOMs which were discussed relate to one which has now become popularly known as Rate Rationalization Committee group, which was headed by the Chief Minister of Karnataka, which also looked at not just rate rationalization, it looked at exemptions, it also looked at correction of inversion. And in yesterday's and today's meeting,
it was the inversion, meaning the correction of inversion, and exemptions that was taken up. The rate rationalization aspect of it, which is the third point of that GOM, has not yet been taken up, and for that the GOM has been given an extension of time. राज्य सरकारों ने इस वर्ष 30 जून के बाद भी जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने की मांग की है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भरतपुर सोनहत विधानसभा के ग्राम रजौली में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से पूछा कि किस किस को शासन की योजनाओं का लाभ मिला है। इस पर ग्रामीणों ने हाथ उठाकर योजनाओं का लाभ मिलने की हामी भरी। मुख्यमंत्री ने लोगों से शासन की योजनाओं का उपयोग कर विकास में सहभागी बनने की अपील की। उपेक्षित क्षेत्र है, बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है और विधायक जी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 1300 करोड़ रुपये के कोरोना काल के बाद भी 3.5 साल में 1300 करोड़ से अधिक की राशि उन्होंने स्वीकृत कराई। अभी बहुत सारे और घोषणा मैंने की है, बहुत सारी योजनाएं और आएगी। तो बहुत तेजी से काम हम लोग कर रहे हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे वो सड़क से जोड़ने की बात हो, तो सब काम कर रहे हैं। प्रशासनिक इकाई भी अब छोटी यूनिट होगा तो उससे ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने रजौली में भेंट मुलाकात अभियान के दौरान 305 हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टे दिए। भाजपा की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे ने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं को बेहतर अवसर देगी। इस योजना से युवाओं के लिए नए अवसर और विकल्प उपलब्ध होंगे। सरोज पांडे ने दुर्ग में पत्रकार वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि अग्निवीर बनने वाले युवाओं में से 25% को सेना में स्थायी रूप से समायोजित किया जाएगा। शेष को अनेक योजनाओं के तहत आजीविका के नए अवसर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सेना में युवा सैनिकों की भर्ती के लिए ये एक महती योजना है। एक ऐसी उम्र में जिस समय लोग अपने भविष्य के ताने बाने बुनते हैं, ऐसे समय में अगर उन्हें रोजगार मिलता है और जिस समय वो नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, वैसे समय पे वो वहाँ से रिटायर होते हैं। एक अनुशासित जीवन के साथ में उन्हें रहने की आदत पड़ जाती है और उनको कई जगहों पर उस उम्र में ही आरक्षण मिलेगा। तो अग्निवीर योजना के तहत जिस प्रकार से उनका भविष्य सुनहरा है और इस योजना में उन्हें जिन चीज़ों पर आवश्यकता जिस चीज़ की है, एक बेहतर भविष्य के साथ साथ जो उनका पिछला रिकॉर्ड भी है वो भी बेहतर होगा, तो निश्चित तौर पर उन्हें बहुत से अवसर मिलेंगे। सरोज पांडे ने कहा कि योजना को लेकर युवाओं के मन में भ्रांति पैदा की जा रही है, जबकि तथ्य और सच इससे बिल्कुल अलग हैं। केंद्र ने राज्यों को कोविड महामारी के खिलाफ सतर्कता बढ़ाने का परामर्श दिया है। पिछले कुछ सप्ताह में कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी को देखते हुए ये निर्देश दिए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने 14 राज्यों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड स्थिति की समीक्षा की। इन राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, जबकि कोविड परीक्षण और टीकाकरण में कमी है। नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य डॉक्टर विनोद पॉल भी समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। उन्होंने राज्यों को बढ़ते संक्रमण के प्रति सतर्क रहने और 9 जून को स्वास्थ्य मंत्रालय से जारी संशोधित निगरानी रणनीति के अनुसार निरीक्षण बढ़ाने का सुझाव दिया। टीकाकरण और RT-PCR जांच बढ़ाने का भी परामर्श दिया गया। विशेषकर 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों और 12 से 17 वर्ष आयु वर्ग में टीकाकरण का दायरा बढ़ाने पर बल दिया गया। गौरतलब है कि अब तक देश में 197 करोड़ 46 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 16 मार्च से 12 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के लिए टीकाकरण शुरू किया गया था। अब तक 3 करोड़ 65 लाख से ज्यादा किशोरों को पहला टीका लगाया जा चुका है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जारी है। प्रदेश में अब तक 4 करोड़ से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 1.30% पर पहुंच गई है। कल प्रदेश भर में 186 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। मंडी बोर्ड के 60 करोड़ रुपए एक्सिस बैंक में ट्रांसफर कराकर 16 करोड़ 46 लाख से ज्यादा रुपए का घोटाला करने वाले 5 आरोपियों को कल तक के लिए पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रायपुर SSP प्रशांत अग्रवाल ने आज रायपुर में आरोपियों से बरामद रकम को मीडिया के सामने रखा। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों को बताया कि पूरे मामले में 2 करोड़ 34 लाख रुपए नकद जब्त किए गए हैं। वहीं अलग अलग बैंकों में जमा 1 करोड़ 18 लाख रुपए को होल्ड कराया गया है।
के संबंध में 5 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया गया था जो रायपुर के रहने वाले थे। इसके अलावा 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से एक बेंगलोर का रहने वाला है के श्रीनिवास राव। उसके अलावा 2 आरोपी हैदराबाद से अरेस्ट हुए, सतीश वर्मा और साई प्रवीण रेड्डी। इन लोगों से 1 करोड़ 1 लाख रुपए की रकम बरामद हुई है। इससे पहले भी पुलिस ने जो अमाउंट सीज किया था 2 करोड़ 34 लाख रुपए कुल नगद रकम अभी तक इस अपराध में जब्त हो चुका है। उसके अलावा 1 करोड़ 18 लाख रुपए जो खातों में ट्रांसफर थे उनको होल्ड कराया गया। तो कुल 3 करोड़ 52 लाख रुपए जो फ्रॉड में से रकम को अभी तक पुलिस ने सीज किया है। हैदराबाद से गिरफ्तार 2 आरोपियों में से एक आरोपी साई प्रवीण रेड्डी है, जो पहले भी 2 साल भिलाई में रहा है और इस यहाँ पे लोकल इसका कोई परिचय था, जिसके मार्फत ये सौरभ मिश्रा से मिला, जो कि रायपुर वाले आरोपियों में से प्रमुख था। तो इस प्रकार इन लोगों ने ये फ्रॉड किया है मिलकर के। और आज जो हैदराबाद से लाए गए आरोपी हैं उन दोनों की भी हम पुलिस रिमांड के लिए कोर्ट से रिक्वेस्ट किया है और पुलिस रिमांड मिलने के बाद इन 8 आरोपियों की एक साथ पुलिस ज्वाइंट पूछताछ करेगी ताकि प्रकरण के बारे में और डिटेल तक हम लोग जा सकें। एसएसपी ने बताया कि रायपुर और दुर्ग से गिरफ्तार आरोपियों के अलावा 2 आरोपियों को हैदराबाद और 1 आरोपी को बेंगलोर से गिरफ्तार किया गया है। इस तरह इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्र सरकार की आदर्श ग्राम योजना प्रदेश के गांव के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बिलासपुर जिले में भी ये योजना सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है। बेलतरा विधानसभा का मदनपुर ग्राम पंचायत एक आदर्श ग्राम योजना के तहत जिले में एक पहचान बन चुका है। सांसद अरुण साव ने कहा कि आदर्श ग्राम योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी लोगों के जीवन स्तर में बदलाव आया है। को आदर्श ग्राम घोषित किया जाता है। सरकार की अलग अलग एजेंसी उसकी विस्तृत डीपीआर बना के उस डीपीआर के आधार पर एजेंसियां काम करती है और इस दृष्टि से ये योजना है। मदनपुर पहले साल का गांव है, वहां पर इस दिशा में कुछ काम हुए हैं। अन्य जो गांव हैं वहां पर भी धीरे धीरे इस योजना से काम हो रहा है। मदनपुर के निवासियों का कहना है कि गांव में पहले बारिश के सीजन में पैदल चलना मुश्किल होता था, लेकिन अब पक्की और चौड़ी सड़कें हैं। गांव में स्वच्छता पर भी विशेष जोर दिया जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां शासन की हर योजना का लाभ उन्हें मिलता है। मदनपुर हमला मोदी सरकार है जो यानी योजना बनाते हो, सब चीज के हमला फायदा मिला थे। हमार ग्राम में नाली भी है और पानी के भी सुविधा है, सीसी रोड के भी सुविधा है, यानी बने हैं पूरा गली में। ये सब जो मोदी सरकार है ना फायदा देते वो सब चीज़ के फायदा हमला। सांसद आदर्श ग्राम में गोद लिया गया है, जिसके तहत हमारे ग्राम पंचायत में हितग्राही मूलक कार्य में महिलाओं को उज्ज्वला गैस और सम्मान निधि का पैसा, ओडीएफ मुक्त ग्राम, सभी को शौचालय एवं पंचायत में विकास संबंधी कार्य में सीसी रोड, नाली निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण। हमारे ग्राम को पहली बार ऐसा लग रहा है कि इतना विकास कहां से आ रहा है। सभी ग्रामवासी खुश हैं। मदनपुर गांव के विकास का महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आदर्श ग्राम बनने के साथ ही ये पर्यावरण संरक्षण में भी अग्रणी बना हुआ है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कंप्यूटरीकरण को मंजूरी दे दी है। वस्तु और सेवा कर परिषद ने कर दरों को तर्कसंगत बनाने की मंत्री समूह की अंतरिम रिपोर्ट को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री ने भरतपुर सोनहत विधानसभा के ग्राम रजौली में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में लोगों से की मुलाकात। और देश में 197 करोड़ 46 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके लगाए गए। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।